नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में भारी गिरावट थी। 3:30 बजे के आसपास 315 तक मार्केट 152 पॉइंट नीचे थी। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट के ऊपर नीचे थी। बैंक की जो रिजल्ट्स आई वो अच्छे नहीं थी। मैं आपको बताता रहा कि 24,500 तक मार्केट जा सकता है। आज 24,700 के नीचे ट्रेड हो रहा है और ऐसा ही न्यूज़ चला कि 2 दिन में 24,500 हो जाएगा। अगस्त फर्स्ट निकटतम आ रहा है। आज ट्रम्प साहब ने यूरोप यूनियन के साथ एक डील साइन कर ली है। अभी जापान के साथ भी अग्रीमेंट साइन हो चुका है। अभी चाइना और इंडिया बाकी है। अगस्त फर्स्ट का डेट तय है। अभी कॉमर्स सेक्रेटरी ने बोला है कि वो डेट को एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो क्या भारत ये डील नेगोशिएट कर कर साइन कर पाएगा? हमें कोई आशा नहीं रखता, क्योंकि वॉशिंगटन में सब लोग बिजी हैं। भारत एग्रीकल्चर को बाहर रखना चाहती है, लेकिन अमेरिका एग्रीकल्चर को अंदर रखना चाहती है। इसका क्या परिणाम होगा बाद में ही पता चलेगा। अभी के लिए कुछ कह नहीं सकते। तो आज मार्केट क्यों गिरी? क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो अच्छा नहीं थे। यस, और टीसीएस में बड़ा न्यूज़ आया। टीसीएस ने अपने लॉन्ग हिस्ट्री में पहले बार ले ऑफ का वर्ड यूज़ किया है। उन्होंने कहा है कि 12,000 लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। उन्हें एंड ऑफ डे तक तनख्वाह मिलेगा, सेवरेंस पे अच्छा मिलेगा, इंश्योरेंस भी मिल जाएगा और उन्हें आउटवर्ड प्लेसमेंट के लिए भी हेल्प किया जाएगा। लेकिन अगर टीसीएस में नौकरी नहीं है तो कहाँ नौकरी मिलेगा? ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है और हर साल जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम दो तरफा है। एक, अमेरिकन की रिसेशन की एक्सपेक्टेशन के कारण नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आ रहे हैं। जो टोटल वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी बता रहे हैं वो एक्चुअल इनवॉइसिंग में उससे कम है। तो यही प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रुपया उनको अनकम्पिटिटिव बना रहा है। हमने रुपया को आर्टिफिशियली हाई रखा है ताकि जो बड़े बोरोज हैं A1 और A2 वो बच सकते हैं। वैसा अरविंद सुब्रमण्यम ने एक पेपर में लिखा है, जो रुपया 90 तक जाना चाहिए अभी 86 रुपया 50 पैसा में है। अगर ये 3.5 रुपया नीचे गिर जाती तो एक्सपोर्टर्स को राहत मिलता, टीसीएस को राहत मिलता, सारी आईटी इंडस्ट्री को राहत मिलता, शायद ये नौकरियां नहीं जाते। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट है और पेन पॉइंट है। टीसीएस ने कहा है कि ये नौकरी जो ख़त्म करेंगे वो सीनियर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट से होगा, ताकि कुछ मीनिंगफुल सेविंग्स हो सके सैलरीज में। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर टीसीएस ये कर रहा है तो दूसरा कंपनी हम भी उसे फॉलो करेंगे। तो जॉब क्रिएशन को छोड़ो, जॉब डिस्ट्रक्शन हो रही है। अगर वो सीनियर और मिड लेवल मैनेजमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो सारी हाउसिंग लोन्स, कार लोन्स, ये सब प्रेशर पॉइंट में आएंगे। कंजम्पशन बास्केट भी कम होगा और कंजम्पशन भी प्रॉब्लम में आएगा। तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज है और ये बेहतर होगा कि अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो आज आरबीआई चला रहे हैं वो रुपया को डिफेंड करना को बंद कर दें और रुपये को 90 या 92 तक गिरने दें। ये न्यूज़ है। तो आज सारी आईटी स्टॉक्स गिरी। भारी गिरावट थी, 2% के नीचे के ऊपर गिरी थी। क्या ये आईटी कंपनीज को कंसिडर करने के लिए अच्छा टाइम है? नहीं, वेट कीजिए और गिर सकती है। आज मेरे साथ शाश्वत स्वामीनाथन हैं। वो 2-3 इश्यूज के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं। पहला मैं उनसे पूछ लूं कि वो क्या बताते हैं इस लेऑफ्स के बारे में। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब
क्या हो रहा है जो इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड वॉर या फिर ट्रेड नेगोशिएशंस जो हो रहा है, वॉर नहीं कह सकते पर नेगोशिएशंस जो हो रहा है, इसमें आईटी सेक्टर के लिए कुछ बेनिफिट मिलने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या इसमें? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता नहीं है सर्विसेज बाहर रखेंगे। हाँ, एटमोस्ट वीसा में कुछ समझौता हो सकता है, हो सकता है। लेकिन क्या मिलेगा? उधर काम होना चाहिए ना। अभी टीसीएस का प्रॉब्लम है, हाँ, इन्फी का प्रॉब्लम है कि लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स नहीं है। सो टीसीएस ने कहा है जिनके पास प्रोजेक्ट हैं वो रख सकते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वहाँ जॉब ग्रोथ अच्छा है, इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आया है अब, और उनका जीडीपी चलती जा रही है। हम बहुत स्ट्रांग नहीं कह सकते पर वीक भी नहीं है, थोड़ा चल रहा है। तो ये एक पैराडॉक्स है क्योंकि उनका इकोनॉमी अच्छा कर रहा है या फिर बुरा नहीं है, पर हमारी इकोनॉमी जो है सफ़र कर रहा है स्पेशली एक्सपोर्ट्स में, जो कि सर्विसेज जो वीसा का बॉटलनेक है पर टैरिफ उसमें कुछ नहीं है ना सर्विसेज के ऊपर। तो क्यों ऐसा टीसीएस और एचसीएल और इस तरह की कंपनी सफ़र कर रहे हैं? दो बात है कि हमारा रुपया आर्टिफिशियली हाई है, ठीक है। तो उसे 3-4 रुपया नीचे आना चाहिए, पहला पॉइंट है। हाँ, दूसरी पॉइंट, अमेरिका में हमारे लोगों को बीएफएसए कंसंट्रेशन है। हमारा मेन कंपनी का सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स बैंकिंग, फाइनेंशियल्स और इंश्योरेंस सर्विसेज तो में इंटरेस्ट रेट उसको अफेक्ट कर रहा है। उसको अफेक्ट कर रहा है। और ये नए प्रोजेक्ट्स में स्पेंड करने के लिए संकोच पड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं क्या रिजर्वेशन आएगा कि नहीं। दूसरी बात है ऑटो कंपनीज के लिए अभी वो जापान के से इंपोर्ट खोल दिया है। सो पर वापस 15% टैरिफ पे। उससे बट वापस टाटा आएगा। हाँ, तो जो हिचकिचाहट है ना कि क्या हम निवेश कर सकते हैं, वो बीएफएसआई डेफिनेटली विल तो कोई उनका इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली है। उनका आर्थिक और स्थिति। इसके आप रिटेल में, हाँ, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लो है। अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, वर्लपूल जैसा कंपनी जो भारत में बहुत अच्छा कर रही है, अमेरिका में $1.5 बिलियन की लॉस है। वो चाहते हैं कि भारत में जो उनकी कंट्रोलिंग स्टेक है उसको बेचकर वो पैसा वापस लेके जाएंगे ताकि अमेरिकन डिमांड को ठीक करें। तो प्रॉब्लम अमेरिकन मतलब फिर से आप एक्सप्लेन कीजिए क्या लॉजिक है? वर्लपूल का प्रॉब्लम अमेरिका में है, ठीक है। लास्ट में है, डेट ज़्यादा है, हाँ, लेकिन भारत में अच्छा कर रही है वर्लपूल एज अ ब्रांड। हाँ, तो वर्लपूल की स्टेक को बेचकर सिर्फ माइनॉरिटी स्टेक रखकर इस पैसा 2.5 बिलियन से लेके 2 बिलियन को बाहर लेके जाके अपने कर्ज को ख़त्म करके अमेरिका को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश हो रही है। ठीक तो, है। तो जो कंपनीज हैं भारत में, पर ये वन ऑफ हो सकता है। नहीं अनेक कंपनी है। hyundai ने डिसइन्वेस्ट किया, भारत में स्टॉक्स लिस्ट किया, उसके बाद निरंतर नीचे जा रही है। फोर्ड भारत छोड़कर चला गया। वो एक तरह चल रहा है पर मेट्रो ने भारत में बंद करके चला पर गया। कैसे वहाँ यूएस में आर्थिक स्थिति उतना खराब नहीं है। आर्थिक स्थिति इतना अच्छा भी नहीं है ना। हाँ, सही है। बैंकिंग और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं वो जब लगातार जो 70% बीएफएसआई यहाँ से आ रही है ठीक है। क्योंकि बीएफएसआई होल्ड बैक कर रही है प्रोजेक्ट्स को। हमारे आर्थिक संकट है। दूसरी बात ये है कि हमको एक कॉम्पिटिटिव रुपी चाहिए। टेक्सटाइल्स में आप बांग्लादेश के साथ ना compete कर पा रहे हो, श्रीलंका से नहीं, पाकिस्तान से नहीं। तो अगर आपको compete करना है तो आपका रुपया भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पर ये कहते हैं कि स्ट्रांग रुपी अच्छा है, क्यों कहते हैं ऐसा? मुझे पता नहीं। अगर आप इंपोर्ट में कंसंट्रेट करना चाहते हैं तभी स्ट्रांग रुपया अच्छा है, लेकिन हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कैपिटल फ्लो से है कि इक्विटी बेचकर या लोन में ऋण लेकर या कैपिटल वापस लेके ही जा रहे हैं। ठीक है। तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे और हैं। अब ये वीसा प्रॉब्लम के वजह से जो रेमिटेंस कहते हैं वो भी कम हो गया। रेमिटेंस भी कम होगा। हाँ, सो सारा प्रेशर भारत में है ठीक है। कि वो अपना सिचुएशन टर्न अराउंड करें। भारत में प्रॉब्लम ये है कि हमने बड़े प्लेयर्स पे रिलाई कर दी है
जब सैमसंग में आज पीएलआई की एक्सपायरी हो गया है, तो जो एक्सपोर्ट्स ऑफ फोन्स हैं वो 26 बिलियन से 20 बिलियन हो गया है। लगभग 20% 25% उन्होंने कम की है। कल एप्पल में ही वैसे ही हो सकता है। अगर पीएलआई वन स्कीम एंड किया गया तो एक्सपोर्ट भी कम हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ ये सवाल, आप मुझे बताइए। भारत अब एक्सपोर्ट करना चाहता है आईटी और फार्मा के वगैरह कुछ और सर्विसेज या फिर गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा क्या स्ट्रेंथ है? आज जो चीज को छोड़ के हमारा स्ट्रेंथ कुछ नहीं है। नहीं है हमारे पास। नहीं है, टेक्सटाइल में हम कुछ नहीं है। ठीक है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर कर मार्केट में एक्सेस मिल जाती है, थोड़ा बहुत टेक्सटाइल्स कर सकते हैं। ग्लोबली हमारा टेक्सटाइल का कोई ब्रांड नहीं है, बड़ा कंपनी नहीं है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या स्ट्रैटेजी परस्यू करना चाहिए उनको? उनको एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ परस्यू करना चाहिए। कैसे करेंगे? लेबर लॉ को फ्री करना चाहिए। ठीक है। और जो इंस्पेक्टर राज है, हाँ। जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के लिए कारखाना बनाता है, वो पब्लिकली विजिबल है। ठीक है। लोग को पता है ये एक फैक्ट्री यहाँ है। सारे जो ऑल्टरनेट ईगो लॉ है, जो गुंडा है, पॉलिटिशियन है, पुलिस है, गवर्नमेंट स्टाफ है, सब हफ्ता लेने के लिए पहुंच जाते हैं। पर हम तो कह रहे हैं कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा है। नहीं ना, वो सर्वे आप सिर्फ बॉम्बे और दिल्ली से ले रहे हैं। पर वहाँ कारखाना हम लगा नहीं सकते। प्राइस ऑफ लैंड इज टू हाई। ठीक है, और लेबर हमें सिर्फ भारत के एक विलेज में 700 से 1000 लोग रहते हैं। हाँ। इनमें से 300 लोग काम कर सकते हैं। पर ये सब एक ग्लोबल फैक्ट्री बनाने में हाँ। हमें 20-30 हजार लोग चाहिए। तो आपसे 10 या 12 विलेजेस से हाँ। आपको लोगों को लेके चलना पड़ता है। ये इतना इजी नहीं है। और जब पर ये कैसे रतन टाटा जी टाटा स्टील को खोलकर वो अच्छे से मुनाफा कमा रहे थे? टाटा स्टील हाँ, 115 साल के पहले अब भी वो खुद उन्होंने फैसिलिटीज बनाई। हाँ, पर अब भी वो प्रॉफिटेबल है। या खुद अपना एक स्टील सिटी निर्माण की है। ठीक है। दूसरा कौन एक बड़ा स्टील सिटी निर्माण किया? नहीं, पर उनके लिए जो रेगुलेशंस का कंस्ट्रेंट्स हैं वो कैसे? वो उन्होंने मैनेज की ना, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उनके पास स्टेइंग पावर है। ठीक है। उनके पास एक्सेस टू कैपिटल है। आपको कैपिटल नहीं मिलेगा, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हाँ। 7 साल से 8 साल रहेगा पैसा वापस लेने लाने के लिए। ठीक है। आपको ये पेशेंट कैपिटल नहीं मिलेगा। तो आज एक चीज गवर्नमेंट कर सकती है, तो आप क्या करेंगे? लेबर लॉस को खत्म करो, इलेक्ट्रिसिटी को मार्केट्स में के हवाले कर दो। अगर आप 200 यूनिट फ्री देना चाहते हो तो गवर्नमेंट अपने पॉकेट से दें, ना कि उसे क्रॉस सब्सिडाइज करें। ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर को फ्री पावर देना चाह रहे हैं तो आप उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कॉम्पनसेट करें। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।